रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। गुड मॉर्निंग मुंबई। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है आपकी आवाज हर किसी को मंत्र मुग्ध कर सकती है? अगर हाँ, तो बस लॉग ऑन करें www.radioudan.com पर और आज ही खुद को रजिस्टर करें, क्योंकि आरजे हंट सीजन 3 की सफलता के बाद रेडियो उड़ान लेकर आया है आरजे हंट सीजन 4, जिसमें विजेताओं को मिलेगा 10,000, 5100 और 3100 का नगद प्राइज और साथ ही रेडियो उड़ान के साथ काम करने का मौका। आज ही खुद को रजिस्टर करें और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जून है, तो फिर देर किस बात की? आज ही विजिट करें www.radioudan.com पर और खुद को रजिस्टर करें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम बदलता दौर में इस बार भी मिलवाएंगे बेहद खास मेहमान से आपको। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हर बार की तरह। इस बार जिन लोगों ने यूपीएससी क्रैक की है, आप उनसे रूबरू करवाएं। तो आपकी रिक्वेस्ट सराखों पे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अंजलि शर्मा जी से, जिनका 450 रैंक है। उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, क्या चैलेंजेस फेस किए उन्होंने, क्या मोटिव है उनका, इन सब बातों को हम इस शो में डिस्कस करेंगे। अंजलि जी बिहार पटना में एज ए आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रही हैं। इन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस मिशन को क्रैक करके इस जॉब को हासिल किया है। अब इन्होंने इस साल यूपीएससी क्रैक किया है और 450 रैंक हासिल किया है। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे और थैंक यू सो मच हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद। जी धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? इट फील्स गुड, अच्छा लग रहा है क्योंकि एक गोल के पीछे इतने सालों से लगी थी एंड फाइनली अभी जाके क्रैक हुआ है, तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। आप सेटिस्फाइड हैं? जो रैंक आपने सोचा था तो वो आपको हासिल हुआ है, उसका मलाल है, जो आप सेटिस्फाइड हैं कि अच्छा रैंक मुझे मिल गया है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल लगता है कि रैंक हमारे दिमाग में नहीं आती है, ऊपर नीचे जो भी हमें लगता है कि एग्जाम क्लियर करना चाहिए, इसमें नाम होना चाहिए। फिर भी ये रैंक से मैं सेटिस्फाइड हूँ। अपने कैटेगरी में इसका सेकंड रैंकर हूँ, सेकंड हाईएस्ट रैंक, तो आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड। ग्रेट। तो अभी जैसे आपने कहा कि आप सेटिस्फाइड हैं इस रैंक में, तो आप आगे भी आप यूपीएससी के लिए अपीयर होंगी बेटर रैंक के लिए, रैंक इंप्रूव करने के लिए, जहाँ आपका जो फोकस है वो काम पे रहेगा? जी अगर मुझे अपना मनचाहा सर्विस मिल जाता है आईएएस इसी रैंक के साथ, तो नेक्स्ट एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी सर्विस एलोकेशन नहीं आया एंड होपफुली मुझे मिल जाना चाहिए आईएएस। बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपको मिले, हम यही धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। अंजलि जी, तो थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और कब से आप डिसेबल्ड हैं? जी मैं ओरिजिनली मेरा जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ है, लेकिन मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन मैंने दादर सिक्किम में ही ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड किया है। और रहा सवाल मेरी स्कूलिंग का, तो केंद्रीय विद्यालय से मेरी स्कूलिंग हुई है और मैं लेट लाइन हूँ। 2011 दिसंबर में जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरी आईसाइट एक बीमारी में चली गई। तो उसके बाद से अभी तक किसी ऐसे ही मतलब घर वालों से रीड करवा के या फिर इस कंडीशन में चली 11-12 और ग्रेजुएशन। और 2018 से टेक्नोलॉजी के हेल्प से मैं इंडिपेंडेंटली आज के डेट में खुद से पढ़ पाती हूँ एनवीडीए का यूज करके। तो ये है जी। 2011 में आप विजुअली इम्पेयर्ड हुई, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए एक सेटबैक था, आपकी फैमिली के लिए सेटबैक था। आपने बताया कि आपने ब्रेल नहीं सीखी है, आप स्पेशल इंस्टीट्यूट में कभी विजिट आपने नहीं किया है, तो कहाँ से आपको अवेयरनेस हुई, किसके टच में आप आई जिन्होंने आपको गाइड किया कि आप पढ़ सकती हैं, आपको आगे अपनी जो स्टडी है कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए? जी मैं तो मेरे स्कूल के टीचर्स थे, तो वो बहुत ही सपोर्टिव है। तो उनको लगा कि टैलेंटेड हूँ मैं 10th में या फिर पहले भी, तो उन्होंने बोला कि इसकी स्टडी कंटिन्यू करवानी चाहिए। तो स्कूल में 11-12 में उनकी बहुत सपोर्ट है, जैसे स्क्राइब ढूंढने में
तो बहुत हेल्प कर देते थे, किसी भी अपने जूनियर स्टूडेंट 10th 9th के उनको ला करके लिखवाना। एंड क्लास के लेक्चर उस पर डिपेंडेंट थी, तो उस तरीके से एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मुझे स्कूल में मिला। और उस समय मैं स्कूल टॉपर भी रही थी 12th के बोर्ड एग्जाम में, तो इन सब के सपोर्ट के साथ और फैमिली वालों के। लेकिन तब तक मुझे टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस नहीं था, क्योंकि मैं सिक्किम से कर रही थी, वहाँ थोड़ा ये सब चीज़ों का अवेयरनेस थोड़ा कम रहता है। और आई वाज द ओनली ब्लाइंड पर्सन इन माई स्कूल एंड इवन इन माई कॉलेज ऑल्सो, जहाँ मैंने ज्वाइन किया 3000 का स्ट्रेंथ था हमारे कॉलेज का, जिसमें से मैं अकेली ब्लाइंड स्टूडेंट थी, तो वहाँ पे भी उतना पता नहीं चल पाया था। लेकिन कॉलेज के फाइनल ईयर में एक जेएनयू की स्टूडेंट थी, तो उनसे, वो भी ब्लाइंड थी, उनसे कांटेक्ट में आई, तब जाके मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में उन्होंने बताया कि इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो हम खुद से पढ़ सकते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में। तो फिर तब जाके मैं दिल्ली गई इन 2018 सितंबर, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, एक एनजीओ है, तो वहाँ पे मैंने 4 मंथ डिप्लोमा कोर्स किया, जिसमें मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा। और तब जाके थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस आया, मैं खुद से पढ़ने लिखने में सक्षम हो पाई। ग्रेट। बिल्कुल, नैब में आपने अपनी ट्रेनिंग ली। क्या चैलेंजेस थे आपकी लाइफ में जब आप विजुअली इम्पेयर्ड हुई? स्टडी को लेके क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? ये चैलेंजेस था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कंडीशन एक्सेप्ट करना, आई थिंक वही सबसे बड़ा चैलेंज था, बिकॉज आई वाज नॉर्मल पर्सन। उससे पहले अचानक से साइट लूज कर देना, पूरी ही दुनिया चेंज, तो वो एक था खुद को वापस स्टैंड करना। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि अपने फैमिली का सपोर्ट था, फ्रेंड्स था, टीचर्स था, बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है, तो उस बेसिस पे मैं कर पाई। और चैलेंजेस बहुत सारे रहे हैं, क्योंकि दूसरों पे आप डिपेंडेंट हो हर चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए। प्लस लाइक आप बहुत भूखे हो, खाना आपके सामने रखा है लेकिन आप खा नहीं पा रहे, हाथ पैर बंधे हो, उस टाइप का फीलिंग। जब अपने हाथों में मैं किताब पकड़ती थी, पढ़ने का मेरा मन कर रहा है लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती, बिकॉज आई साइट अब नहीं है। और हर वक्त आपके साथ कोई अवेलेबल तो नहीं रह सकता है पढ़ने के लिए, तो उस टाइम बहुत अपने कंडीशन पे मुझे बहुत हेल्पलेसनेस टाइप की फील होती थी कि मैं पढ़ नहीं पा रही, आई वांट टू स्टडी बट आई एम अनेबल टू स्टडी। तो ये सारी चीज़ें थी। ट्राइब वगैरह, खुद से लिखने में, दूसरों से लिखवाने में, एक न्यू ट्रांजिशन, उसमें भी बहुत डिफिकल्टीज आई। उसके बाद जो स्कूल और कॉलेज मैंने किया, वो वहाँ पे रेगुलरली जाना आना, 75% हमें अटेंडेंस चाहिए होता था। सिक्किम में बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है अटेंडेंस का सिस्टम। उसके एक घंटा मुझे लगता था घर से स्कूल जाने में, और इवन कॉलेज भी सेम डिस्टेंस पे था, तो वो भी अलग चैलेंज रहा है। घर वाले बैठा देते थे घर से गाड़ी में, वहाँ पे दोस्त सपोर्ट करते थे कॉलेज से, फिर डेली आना जाना, ये इसमें चैलेंज हुआ। ऊपर से सिक्किम में एक पहाड़ी इलाका है, तो लिटरली 100 स्टेप मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता था। एक्सेसिबिलिटी की इश्यूज होती थी कभी कभार, मतलब बहुत बार गिरी हूँ, लाइक सीढ़ी में एंड अदर थिंग्स, तो गिरते उठते एंड ये सब करते करते फाइनली ये चैलेंजिंग, यही सारी चीजें रहे हैं। लोगों को आप सिंपैथी वाले दृष्टिकोण से आपको देखते हैं लोग, तो उनको समझाना कि वी डोंट वांट सिंपैथी, वी जस्ट वांट इक्वालिटी, क्योंकि चैलेंज हमने भी इक्वली, हमें बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो सब अवेयरनेस एंड ऑल, तो सोशल एटीट्यूड, तो ये सारी चीज मैं बोल सकती हूँ कि चैलेंजेस रहे, बट फाइनली आई ओवरकेम दैम, तो यही रहा है। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आपने उसको पूरा साकार किया है। अब ये बताएं हमें कि माइंड में कब आया कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है? ये जब आप नॉन डिसेबल्ड थी तभी माइंड में था, या ये बाद में आपने सोचा? ये यूपीएससी पहले क्या होता है मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था। यूपीएससी करके कुछ होता भी, आईएएस का नाम तो हम सुनते थे, लेकिन ये माइंड में तब आया जब मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए। तब मेरे स्कूल के टीचर्स ने मेरे मार्क्स देख के बोले कि इस लड़की में पोटेंशियल है, ये आईएएस बन सकती है। तब था कि फर्स्ट टाइम किसने मेरे दिमाग में डाला आईएएस का। फिर कॉलेज के सेकेंड ईयर में, 4th सेमेस्टर में बोल सकते प्रिसाइसली, यूट्यूब वगैरह से मैंने सर्च किया हाउ टू बिकम एन आईएएस। तब जाके धीरे धीरे पता चला कि यूपीएससी करके एक एग्जाम होती है, इसको क्रैक करके आईएएस बनते हैं। फिर तब जाके ये सब मुझे पता चला, इस फील्ड में मैं एंटर की। बिहार की मिट्टी में वैसे भी कुछ है सिविल सर्विसेज को लेके,
बहुत सारे लोग हम सुनते हैं कि बिहार से आते हैं। जी फैमिली का कितना बड़ा रोल था जब आप डिसेबल्ड हुई? आप वो अवेयर थे कि स्टडी को लेके जनरली जिन इलाकों से हम लोग आते हैं वहाँ अवेयरनेस का लेवल बहुत कम है, जी और एक फीमेल होने के नाते चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। जी तो आपने बताया कि आपकी जी फैमिली फॉर्चुनेटली बहुत सपोर्टिव थी, तो जी ये अवेयरनेस कैसे उनमें आई? टीचर्स ने सपोर्ट किया या मेंटली कैसे स्ट्रांग थे वो लोग इस चीज को लेके? जी फैमिली का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मेरे फैमिली, मैं बिहारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन उनकी सोच टिपिकल जैसे हमारे मिडिल क्लास बिहारी फैमिली में होती है वैसी ही नहीं थी। उनकी इनफैक्ट प्रोग्रेसिव थॉट वाले पेरेंट्स रहे हैं। और आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरा 11th में फर्स्ट डे आफ्टर ये सब कुछ होने के बाद, आईसीआई जाने के बाद 1 ईयर 1.5 ईयर तो मुझे इस बीमारी से रिकवर होने में लगा था। उसके बाद जब स्कूल जा रही थी फर्स्ट डे, पापा गाड़ी में बैठा के बोले कि बहुत सारे लोग उनको मना कर रहे थे, रिलेटिव सब, कि लड़की है, दिखता नहीं है, आप मत भेजिए इसको, रिस्की है, क्या जरूरत है स्कूल भेजने का, घर में बैठाई। लेकिन पापा बोले कि पापा ने किसी की नहीं सुनी। वो उनको पता था कि स्टडी इज माई लाइफ में, पढ़ाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि रिस्क लेके भेज रहे हैं, एंड ये उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, बट सक्सेसफुल 11th में भी एक्सपेरिमेंट या जो भी हो सक्सेसफुल रहा। स्कूल टॉपर रही 11th में, 12th में भी। तो बहुत हिम्मत दिखाया पापा मम्मी ने, और मम्मी भी मतलब हर वक्त एवरी टाइम खाना को लेकर के या फिर और अदर थिंग्स, तो हमेशा हमेशा सपोर्ट रहा है। कहीं कहीं मतलब किसी मोड़ पे भी आई नेवर फील दैट आई वाज अलोन। हमेशा इनका हाथ रहा, या फिर बहन भाई सबका। तो आई वाज वेरी पॉजिटिव। जैसे आपका रिजल्ट आया, उन्होंने देखा, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन, दे वर वेरी हैप्पी। उनको बहुत खुशी हुई कि उनकी बेटी जिस एग्जाम के लिए, मतलब जिस चीज के लिए इतने साल से लगी थी, फाइनली वो अचीव कर पाई। तो वो बहुत खुश थे। कितने साल लगे आपको यहाँ तक पहुँचने में? कितने सालों की मेहनत है? कितना टाइम आप डिवोट करती थी और क्या स्ट्रेटजी थी? जी 4.5 years कह सकते, 4 years। 2019 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। जनवरी 2019 से मैंने प्रॉपर स्टार्ट प्रिपरेशन के स्टार्ट की, कंप्यूटर सीख के आने के बाद दिल्ली से। तो 4 years कह सकते हैं लगा उसको क्रैक करने में। फोर्थ अटेम्प्ट था ये मेरा। स्ट्रेटजी क्या थी? जी स्ट्रैटेजी, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी तो मेरी नहीं थी, क्योंकि ये फर्स्ट एक बार में तो निकला नहीं। तो धीरे धीरे, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, तो फिर उसमें मैंने देखा कि मेरा सीसैट की वजह से रह गया था, जीएस में निकाल ली हूँ। तो वहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी चेंज किया कि अब फोकस मुझे सीसैट पे शिफ्ट करना है इंस्टेड ऑफ जीएस। आई मीन एक बैलेंस वे में सीसैट को हम इग्नोर करते थे, तो वहाँ पे उसके बाद उसका सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस में रह गए। फिर मैंने मेंस में अपनी कमियां देखी, तो ऐसे कर करके थर्ड अटेम्प्ट में वहाँ पे इम्प्रूव की। तो थर्ड अटेम्प्ट में मेंस 17 मार्क्स से वापस रह गया। तो इसी सारे एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोचिंग भी मैंने ली नहीं थी, तो सारा खुद से करना था, सिक्किम में ही रह करके घर में अपने। तो धीरे 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 ये सब खुद से ही मतलब एग्जाम देते, अपने एक्सपीरियंस से सीखते, ये सब में ऐसी स्ट्रैटेजी बनती रही। और हाँ, मतलब गाइडेंस ऑनलाइन ये सब ली हूँ। और इवन एक आईएएस हैं स्पर्श गुप्ता सर, उनसे भी 2019 से कांटेक्ट में आई थी, तो उनका भी हेल्प रहा है। तो ये सब मतलब ओवर द इयर्स रिफाइन होते होते इस बनते गए स्ट्रैटेजी। ग्रेट। कोचिंग आपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण नहीं ली, एक्सेसिबिलिटी के कारण नहीं ली, या आपको कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई? जी बहुत सारे कारणों के वजह से नहीं थी। लाइक कोचिंग आपको अगर ऑफलाइन जाना तो दिल्ली में रहना अलग ही चैलेंज है। मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, ऊपर से लड़की, को सेफ्टी इश्यूज एंड मेरे साथ किसी को वहाँ पे रहना पड़ता। और फाइनेंशियली भी मतलब वी नो हाउ एक्सपेंसिव कोचिंग था। तो ये सारे बहुत सारे कारण रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाई। बट आपको लगता है कि कोचिंग की इम्पोर्टेंस है? जो आपको लगता है कि अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो जरूरत नहीं है, जैसे आपने क्रैक किया है? आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बिना कोचिंग के भी करना पॉसिबल है, एंड बहुत लोग हर साल करते हैं।
तो और आजकल तो ऑनलाइन आपको इतना सारा मटेरियल गाइडेंस अवेलेबल है कि विदाउट कोचिंग भी करना पॉसिबल है। हाँ, लेकिन जिन लोगों को चाहिए कि एक मेहनत थोड़ा कम, एक प्रॉपर जिनको गाइडेंस चाहिए या फिर स्ट्रीमलाइन वे में, तो कोचिंग में भी उनको हेल्प कर सके। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती उस पर क्योंकि मैंने खुद ली नहीं है, लेकिन आई गेस टू सम एक्सटेंट कोचिंग भी हेल्प कर सकती है, लेकिन इट कैन बी द बोथ वे। अपने अपने सुइटेबिलिटी के हिसाब से लोग देख। दीपस्तंभ फाउंडेशन का क्या रोल है आपकी सक्सेस में? वहां भी आपने गाइडेंस ली? जी, दीपस्तंभ फाउंडेशन एक अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क किया। लाइक वहाँ के जो मेंटर थे यजुवेंद्र सर, जो फाउंडर, वो एवरी टाइम रेडी रहते थे, कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग था कि वो मोटिवेशनल, हम जब, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है, तो वी नीड मोटिवेशन। तो उसके लिए सर से हमेशा मुझे उस वो काइंड ऑफ मोरल सपोर्ट मिला है। मैं बोलती थी कि इतना कंपटीशन ये, तो वो बोलते थे अपने पे फोकस करो, ये सब, तो वो गाइडेंस रहा ही है। आपने बताया कि ये एग्जाम बहुत स्ट्रेसफुल होता है, जी। क्या टिप्स देंगी हमारे लिसनर्स को जो इंस्पायरिंग आईएएस हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि किस तरह से अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना है, कंपोज रखना है, काम रखना है? आप क्या करती थी? कि स्ट्रेस तो रहता है आपको, लेकिन इसमें काम एंड कंपोज, मैं तो यही बोलूँगी आपका हॉबी जो भी है आप उसको रेफर कर सकते हैं। मैं तो लिसनिंग सॉन्ग, मेरा हॉबी था, गाना वगैरह सुनती थी या फिर वॉक करती थी। वॉक मतलब कुछ कुछ मेडिटेशन वगैरह भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो या फिर एक अच्छी तरीका जो भी यूज करती थी वो था राइटिंग। अपना जो भी माइंड में चल रहा है उसको एक कंप्यूटर में जो भी लिख लेती थी, एक्सप्रेसिव राइटिंग ये मैं फॉलो करी। इससे क्या होता है कि आपके जो भी एक्सेस इमोशन है वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका हीलिंग का हो सकता है, तो इसको मैं रेफर करती थी। थोड़ा वापस लाना चाहता हूँ आपकी बातों पे मैं फिर से आपको। जी। आपने कहा कि मेरी अलग अलग स्ट्रेटजी थी, और इस शो में मुझे लोग इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि अलग अलग स्ट्रेटजी जानने के लिए। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे थोड़ा विस्तार में बताएं। जैसे आपने बताया कि पिछली बार आपका सी सेट रह गया, फिर आपने उसको कवर किया, फिर मेंस रह गया, उसकी अलग स्ट्रेटजी रही, फिर 17 नंबर से रह गया। उस जर्नी को दोबारा रिपीट करें, आप थोड़ा बताएं उनको कैसे कैसे करना चाहिए टिप्स के फॉर्म में। और दूसरा मैं आपसे चाहूंगा साथ ही साथ 4-5 टिप्स दीजिए जो लोग आईएएस करना चाहते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें कैसे अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। जी, फिल्म के लिए मेरा स्ट्रैटेजी यही रहा है कि फिल्म के लिए मैं डेली इनसाइट आईएएस पे डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती थी, एमसीक्यू। तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सॉल्व कर करके एक आपको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग वो अच्छी इम्प्रूव होती है आपकी। तो वो मेरा इम्प्रूव होते गया विथ प्रैक्टिस, और तो वो मेरे फिल्म से बहुत यूजफुल रहा था। और इवन दैट गोज फॉर सीसैट, प्रैक्टिस चाहिए। एंड आंसर राइटिंग में मेंस के लिए मैंने इनसाइट आईएएस पे सिक्योर जो उनका इनिशिएटिव था वहाँ से लिखना स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में बहुत रफ आंसर आते थे, फिर लोगों के कमेंट आते थे। तो वॉट एवर इनकी स्ट्रैटेजी में चेंज यही था कि आंसर्स में प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। उसके बाद वैल्यू एडिशन करके मैंने तो उसमें ऐड करना स्टार्ट किया, एग्जाम्पल्स या फिर फैक्ट्स। तो इसके लिए अलग एक फाइल बना लिया, फैक्ट्स, डेटा वगैरह। तो जब भी कुछ भी पढ़ती थी तो इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स रखते थे उसको वहाँ पे डाल दिया। फॉर इंस्टेंस जैसे कि आईएलओ का कोई रिपोर्ट है कि 1 out of every 10 child labor in the world, या फिर 1 out of 4 girls get married before the age of 18 according to NHFS। तो ऐसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था, मैंने एक फाइल ही बना लिया था। जब भी कुछ भी पढ़ रहे न्यूज़पेपर या फिर इधर उधर, तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है इसको नोट कर देते थे, एंड इसको अपने आंसर में पुट करने से आंसर आपका एनरिच हो जाता था। और स्ट्रैटेजी में चेंज यही है कि मल्टीपल सोर्सेज रेफर करना मैंने बंद कर दिया। इंस्टेड ऑफ दैट आप लिमिटेड सोर्सेज ही रेफर कीजिए एंड उसी को बार बार कीजिए। तो मैंने ऋषिकेश रेड्डी सर का नोट्स को एक्सटेंसिवली मेंस के लिए रेफर किया था, एंड उसी को बार बार पढ़ती थी। और बाकी
मेंस 365 ये सब से वैल्यू एडिशन। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज, मेरा सजेशन होगा कि लिमिटेड सोर्सेज रखें, उसी को बहुत अच्छे से करना चाहिए। सो दैट वर्क्स गुड, मुझे लगता है। आपके ऑप्शनल क्या थे? सोशियोलॉजी। कोई न्यूज़पेपर पर्टिकुलरली आप कोई रेफर करना चाहें? देखिए, न्यूज़पेपर का भी एक चैलेंज था क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर एक्सेसिबिलिटी का इश्यू आ रहा था मुझे, तो मैं वेबसाइट के सहारे डेली न्यूज़ वगैरह पढ़ लेती थी और कुछ एडिटोरियल्स ऑनलाइन ही रीड कर लेती थी। तो मैंने न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ पाई थी एक्सेसिबिलिटी इशू के कारण। लेकिन अगर मुझे सजेस्ट करना होगा और तो आई विल से द हिंदू, तो मोस्ट ऑफ द पीपल देखते हैं, और इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छी न्यूज़पेपर है, तो दोनों में से एक देख सकते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज है, वो भी रेफर कर सकते हैं। आपने YouTube ऑलरेडी पर जी जी बोल। आप करिए, सॉरी, 1 2 3 स्टार्ट। जी, न्यूज़पेपर का ये एडिटोरियल से एक्सप्लेन जो भी है कि मेंस के लिए, मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल है। तो ये रीडिंग आपको सीसैट के जो कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे उसमें हेल्प कर सकती है, ऐसे में, एथिक्स में, और अलग अलग मतलब मेंस के लिए भी काफी यूजफुल रह सकती है रीडिंग सब। आप ऑलरेडी आरडीओ हैं, तो लगा नहीं कि आपने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को तो क्रैक कर लिया है, जहाँ एंड गोल आपका यही था कि मेरे को आईएएस बनना है? जी, मेरा बीपीएससी और यूपीएससी जो है वो पैरेलली रहा है। मतलब एक का प्रीलिम्स देती थी, फिर दूसरे का आ जाता था, तो ये पैरेलली चला है। और इवन बीपीएससी मैं थर्ड अटेम्प्ट में लास्ट ईयर ही क्लियर कर पाई। और मेरा एंड गोल था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, एंड इससे बीपीएससी के थ्रू जा पा रही थी। और आई वाज ट्राइंग फॉर बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली। एंड एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं कहना चाहूँगी कि ये स्ट्रेसफुल है ये प्रोसेस। इसमें मुझे लगता है कि बैकअप एक मेरे साथ था कि मैं बीए हूँ इंग्लिश ऑनर्स से, एमए इंग्लिश लिटरेचर से, तो मुझे लगता था कि अगर नहीं हो पाया तो फिर क्या। तो बैकअप ना होने की वजह से भी मैं स्ट्रेस में रहती थी। तो जब से मेरा एक सिलेक्शन हुआ बीपीएससी में, तब से स्ट्रेस बहुत बहुत हद तक मेरा कम हो गया कि अगर नहीं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो इन दैट केस वो भी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। तो इससे प्रिपरेशन में जो यूपीएससी का एग्जाम है उसमें मैं फ्री माइंड से दे पाई, और ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी मुझे नहीं रहा बिकॉज ऑफ दिस वन ऑप्शन। जब हम टॉप करते हैं 10th में 12th में, तो हमें बताया जाता है कि आप टॉपर हैं, आप यूपीएससी क्रैक करें, सिविल सर्विस एक चकाचौंध वाली जॉब है। और बचपन में भी अगर स्कूल में कोई आता है, हम फर्स्ट में भी हो सेकंड में हो, तो कोई पूछता है कि आप क्या करोगे बड़े होके, तो घर वालों ने वो रट्टा मरवाया होता है कि आपने यूपीएससी क्रैक करेंगे, हम आईएएस बनेंगे, सिंपल शब्दों में। जी। आपका जो आपकी जर्नी, आपने भी बताया कि टीचर्स ने आपको इंस्पायर किया इसके लिए, फिर आपने पढ़ा, एक आपका ट्रांजैक्शनल पीरियड आया, तो सिविल सर्विस, क्यों आप सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी? बाद में आपको क्या समझ आया, आपका मोटिव क्या है? जी, जब मैं ठीक थी, मतलब इन द सेंस जब मेरे आईसाइट थी, तो मेरा एम तब था कि मुझे साइंस के फील्ड में कुछ करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना था। तब मेरा था कि मुझे साइंटिस्ट बन के कुछ ऐसा चीज इन्वेंट करना है जिससे गरीबों की लाइफ आसान हो सके, ये मेरा गोल था। लेकिन ऐसे जाने के बाद था कि मैथ साइंस से मैं ले नहीं सकती थी, मुझे आर्ट्स में आना पड़ा। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इट वॉज अ काइंड मजबूरी, या फिर जो भी कह सकते वो था। फिर लगा कि चलो रास्ता मेरा भले ही चेंज हो गया, लेकिन गोल वही था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। तो सिविल सर्विसेज तो और भी बेटर ऑप्शन है, जिससे आप डायरेक्टली पॉलिसी स्कीम्स वगैरह ला करके उन लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं जिनको वाकई में आपकी हेल्प चाहिए, जो लेफ्ट आउट हो रखे हो गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, जो भी प्रॉब्लम्स है, सोशल इश्यूज है, उनको हम डायरेक्टली टैकल कर सकते हैं। सो आई थिंक सोशल सर्विस के लिए बहुत सारे अदर तरीके भी हैं, और कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन सिविल सर्विसेज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जिससे हम इस लाइन में कुछ कर सकते हैं इन एन इफेक्टिव वे। राइट। अगर आपको डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए कुछ करने का मौका मिले, आई एम श्योर लाइफ के एक टाइम में तो जरूर मिलेगा, तो वो कौन सी चीजें होंगी जो आप करना चाहेंगी? जी, डिसेबिलिटी के लिए तो
यही रहेगा कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। जैसे कि मुझे ही 5 साल 11th ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ गया पढ़ने के लिए, बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग कि सॉफ्टवेयर है एंड अदर चीज़ें लाइक फ़ोन भी चलाना, सॉफ्टवेयर आता है, तो मुझे ये सब पता नहीं था। तो आई थिंक अवेयरनेस की बहुत इम्पोर्टेंस है। एंड अवेयरनेस ही नहीं, एक्सेसिबिलिटी भी हमें चाहिए। लाइक ये जो गैजेट्स हैं हमें जैसे कि पता है बहुत एक्सपेंसिव आती है, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट है, अदर इनिशिएटिव से एनजीओ से कुछ वर्क कर रहे हैं, तो उनके थ्रू ये सब के लिए भी अवेयरनेस चाहिए। और इस फील्ड में वही सब है, सोशल सोशल एटीट्यूड। धीरे धीरे हमें रोल मॉडल्स की बहुत सारी जरूरत होगी। तो अलग अलग फील्ड से, क्योंकि डिसेबिलिटी में भी टैलेंट हर किसी में है, इधर से उनको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक एक्सेसिबल एनवायरनमेंट चाहिए, एम्पावर्ड हो सके एंड लोगों के सामने जा सके, और सो दैट ये सोशल एटीट्यूड जो है डिसेबिलिटी के प्रति, इसको हम बदल सके। लोग इनको सिंपैथी की तरह ना ले, एक जो इक्वालिटी हमें चाहिए वो सबको मिल सके। आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट है, एम्पावरमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो मैं लाना चाहूँ। थोड़ा सा ये बताएं हमें अपने कैसा वर्किंग इन्वायरमेंट है जहां अभी आप काम कर रही हैं एज ए रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर? जी, अभी तो मेरा ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा है, तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकती, क्योंकि ये ट्रेनिंग पीरियड में एकेडमी में रहना होता है, एंड इवन अभी भी ज़्यादा दिन हुआ नहीं ऑफिस वगैरह में, तो इस पे ज़्यादा बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, इतना है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिफरेंट लेवल पीपल बहुत कम है ऑफिस में, तो उनके लिए भी एक न्यू चीज़ है, ऑफिस वालों के लिए भी। इवन जब मैं अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थी विपाट गया में, तो वहाँ पे भी मैं अकेले मतलब विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट थी। तो उनके लिए एक न्यू थिंग था, वो मुझे देख के अमेज होते थे, सरप्राइज होते थे, क्योंकि मे भी उन्होंने कभी मुझसे पहले किसी को देखा ना हो। तो ये चीजें भी मैंने देखी। तो इट्स जस्ट दैट दे आर अनअवेयर, या फिर उन्होंने अभी देखा नहीं है इस फील्ड में लोगों को कुछ करते हुए। तो यही सारी चीजें हैं, एक्सेसिबिलिटी का कुछ इश्यू है, वो थोड़ा सा दूर करना होगा। तो ये सारी। आपकी हॉबीज क्या हैं? जी, मेरी हॉबीज है वही लिसनिंग सॉन्ग्स, एक्सप्रेसिव राइटिंग, ये सॉलिट्यूड वॉकिंग। हु इज योर रोल मॉडल? रोल मॉडल तो आई डोंट थिंक आई हैव वन रोल मॉडल। मुझे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सो मेनी पीपल, फ्रॉम माई होम, फ्रॉम माई पापा मम्मी को मैं अपना रोल मॉडल बोल सकती हूँ, टीचर्स को, या फिर ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को तो मैं नहीं बोल सकती। I mean, I don't have as such one person as a role model. एक शख्स जिसको आप अपनी सक्सेस का सबसे ज्यादा क्रेडिट दे? सॉरी, ये भी बहुत डिफिकल्ट होगा आंसर करने को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है, तो वन पर्सन का नाम लेना मुश्किल होगा। कोई एक शख्स जिससे आप अब मिलना चाहती हैं, एक बचपन से एक होता ना एक ड्रीम पर्सनैलिटी? जी, अभी मैंने सोचा नहीं है, आई नीड टू थिंक ऑन। अगर आपके पास चॉइस हो, 2 डिपार्टमेंट आपको दिए जाएं, सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस या एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो आप कौन सा पिक करेंगी और क्यों? जी, दोनों ही मिनिस्ट्री इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो एज सच वन चूज करना डिफिकल्ट ही है, क्योंकि इक्वली दोनों। ज्यादा जरूरत कहाँ आपको लगता है काम की? ज्यादा जरूरत कम जरूरत तो आई डोंट थिंक कर सकते इसमें, क्योंकि दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट, सोशल जस्टिस हो, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो, दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड है। तो आप चाहते हैं कि एक डिपार्टमेंट आपको दे दें और दूसरी का एडिशनल चार्ज दे दें? जी, ऐसा एक चूज करना तो आई मीन लीजिए। अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दें, अगर कुछ लोग आपसे सजेशंस चाहें तो जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इंटरेक्ट करें। जी, मेरी ईमेल आईडी है anji.1897@gmail.com। स्पेलिंग है ANJISHARMA.1897@gmail.com। क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे लिसनर्स के लिए? जी, लिसनर्स के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि कभी भी कोई भी फेलियर हो तो आप उससे कभी भी निराश ना हो। इवन ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, और रहा सवाल प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस का, तो वो हर किसी के लाइफ में होती है,
The only thing is that we need to change our attitude towards that problem. हम उस प्रॉब्लम से, उस चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले और इसमें जैसे कि मैं अपना एक इंस्टेंस देना चाहूँगी कि स्टेज पे जाना, तो मेरे आई से जाने के बाद मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया क्योंकि मुझे सामने वाला पर्सन दिख नहीं रहे, तो आई डिडंट यूज्ड टू गेट नर्वस, मैं अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाई। तो मैंने अपने जो चैलेंज से, जो प्रॉब्लम थे, उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एट टाइम्स हमें निराश फील हो सकता है, डिप्रेस फील हो सकते हैं हम, लेकिन वी नीड टू फोकस ऑन आवर लार्जर गोल, अपने अंदर की क्षमताओं को समझे एंड जो हम अपने लिए देखें, अचीव करना चाहते जो गोल, उससे कभी कम में सेटल ना हो। थैंक यू सो मच अंजलि जी, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। इट वाज लवली इंटरेक्शन और जो एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प होगी आपकी इस इंटरव्यू से, आपकी बातों से स्ट्रेटजी बनाने में। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की अंजलि शर्मा जी से, जो बेसिकली बिहार से हैं। 450 रैंक उनका आया है। बिहार बीपीएससी को उन्होंने पहले ही क्रैक किया है। अगले सप्ताह होगी मुलाकात और पर्सनैलिटी के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो अंजलि जी ने अपनी ईमेल शेयर की है, आप डायरेक्ट वहां पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। गुड मॉर्निंग मुंबई। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है आपकी आवाज हर किसी को मंत्र मुग्ध कर सकती है? अगर हाँ, तो बस लॉग ऑन करें www.radioudan.com पर और आज ही खुद को रजिस्टर करें, क्योंकि आरजे हंट सीजन 3 की सफलता के बाद रेडियो उड़ान लेकर आया है आरजे हंट सीजन 4, जिसमें विजेताओं को मिलेगा 10,000, 5100 और 3100 का नगद प्राइज और साथ ही रेडियो उड़ान के साथ काम करने का मौका। आज ही खुद को रजिस्टर करें और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जून है, तो फिर देर किस बात की। आज ही विजिट करें www.radioudan.com पर और खुद को रजिस्टर करें।